नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पटेल एक बार फिर से अपने चैनल हम आप साथ साथ में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारे विषय का नाम है राष्ट्र, राज्य और देश में क्या अंतर है। देखिए, राष्ट्र, राज्य और देश में क्या अंतर है, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व भारत राष्ट्र था लेकिन राज्य नहीं था। इसका अर्थ ये है कि दोनों में मुख्य अंतर संप्रभुता का है। अर्थात राष्ट्र और राज्य में मुख्य अंतर जो है वो संप्रभुता का है, क्योंकि संप्रभुता राज्य में निहित होती है और अपने इसी संप्रभुता अर्थात सर्वोच्च सत्ता के बल पर राज्य शांति, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था बनाता है तथा अपने नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार राज्य एक क्या है, भौतिक तत्व है। राज्य ये बता रहे हैं कि राज्य में संप्रभुता निहित होती है और वो एक भौतिक तत्व है, क्योंकि इसका कार्य जो है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है, शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। जबकि राष्ट्र जो है ये जो है एक आध्यात्मिक, नैतिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक तत्व है, जो कि वहाँ पर रहने वाले जो है लोगों के लगाव और जुड़ाव को व्यक्त करता है। यानी कि राष्ट्र जो है वो आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक तत्व को प्रभावित करता है। लोगों के आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सोच से जुड़ा हुआ है, और जो है राज्य जो है वो भौतिक तत्व से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि जहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म व भाषा के लोग अपने अपने प्रति विशेष लगाव रखते हुए एक राष्ट्र के रूप में तभी तक इकट्ठा रहते हैं जब तक उनकी निष्ठा एक जगह पर केंद्रित है। ये निष्ठा उनके सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास, सामान्य भूगोल से प्रेरित होती है। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्र में भी कई राष्ट्रीयताएं होती हैं, इसीलिए बहुराष्ट्रीय राज्य विद्यमान होते हैं। जैसे भारत का ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए। इन जैसे राज्यों में कई अलग अलग भाषा, संस्कृति, धर्म, रहन सहन के लोग निवास करते हैं और इनकी अपनी अपनी रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं हैं। इसीलिए इन देशों में कई राष्ट्रीयताएं, खासकर भारत में कई राष्ट्रीयताएं विद्यमान हैं। तो वहीं दूसरी ओर यूरोप और अरब जैसे दिखाई दे रहा यूरोप और अरब जैसे राष्ट्र बड़े बड़े राष्ट्र हैं, जिनमें अनेकों राज्य विद्यमान हैं। अरब राष्ट्र में विद्यमान कई राज्यों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, सूडान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, यमन, अन्य और कई मुस्लिम राज्य के नागरिक जो है वो एक धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यता व परंपराओं में एक दूसरे के समान हैं। इसीलिए उसे अरब राष्ट्र कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये अरब देश की जो अरब राष्ट्र जो है, अरब कंट्री जो है, ये अलग अलग राज्य तो हैं। जैसे सऊदी अरब हुआ, संयुक्त अरब अमीरात हुआ, इराक हुआ, ईरान हुआ, सीरिया हुआ, लीबिया हुआ, ये अलग अलग राज्य तो हैं, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग यानी कि यहाँ के निवासी जो है वो एक धर्म मुस्लिम धर्म को मानते हैं। इनकी संस्कृति एक जैसी है, रहन सहन, बोलचाल, भाषा एक जैसा है। इसीलिए ये सभी मिल के जो है एक संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, जिसे अरब राष्ट्र कहा जाता है। इसी प्रकार आप यूरोप के देशों को ले लीजिए। यूरोप के कई देश हैं, जैसे ब्रिटेन हुआ, आपका इटली हुआ, जर्मनी हुआ, रोम हुआ, पोलैंड हुआ। ये सभी यहाँ के रहने वाले सभी लोग एक धर्म, ईसाई धर्म को मानते हैं। एक संस्कृति, एक रीति रिवाज, एक मान्यता व परंपराओं को मानते व अपनाते हैं। इसीलिए इन राज्यों को भी संयुक्त रूप से यूरोप राष्ट्र कहा जाता है। इस प्रकार एक राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं। जिस प्रकार एक राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं, उसी प्रकार एक राष्ट्र में कई राज्य। कहने का मतलब जैसे कि एक राज्य में, जैसे भारत राज्य है, भारत राज्य के अंतर्गत कई राष्ट्रीयताएं हैं। जैसे क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म, संस्कृति
भाषा, बोलचाल, रहन सहन के लोग रहते हैं, तो इसलिए उनकी अलग अलग अपनी पहचान है, अलग अलग उनकी अलग अलग राष्ट्रीयताएँ हैं। तो ये स्पष्ट हुआ कि एक राज्य में कई राष्ट्रीयताएँ हो सकती हैं। उसी प्रकार कह रहा है कि एक राष्ट्र में कई राज्य भी हो सकते हैं। जैसे अरब हुआ, यूरोप हुआ, ये एक अरब राष्ट्र है, एक यूरोप राष्ट्र है। ये सभी इसके यूरोप राष्ट्र के अंदर कई राज्य आते हैं, अरब राष्ट्र के अंदर कई राज्य आते हैं। अब आगे कह रहा है कि देखिए, ये सभी राज्य जो है ये सभी राज्य अपनी संप्रभुता को समाप्त करके एक राष्ट्र जैसे अरब राष्ट्र, यूरोप राष्ट्र के रूप में मिलकर कार्य भी कर सकते हैं। वर्तमान में यूरोपीय संसद इसी एक राष्ट्र में कई राज्य का उदाहरण बनकर उभरा है। जैसे ये कह रहे हैं कि यूरोपीय संसद जो है वो कई राज्यों के मिश्रण से, कई राज्यों के सामूहिक प्रयास से मिलकर बना हुआ है। सभी राज्य जो यूरोप के राज्य हैं वो अपना प्रतिनिधि इस यूरोपीय संसद में भेजते हैं। तो ये जो है यूरोपीय संसद जो है वो सभी यूरोपीय देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार धीरे धीरे जो है ये राज्य अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, धीरे धीरे एक संयुक्त यूरोपीय राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। लेकिन अब आइए भारत जैसे विकासशील देशों की भी चर्चा कर लिया जाए। भारत भी विकासशील राज्य है और इसकी मुख्य समस्या एक मजबूत राष्ट्रवाद का उदय ही है, क्योंकि भारत में कई राष्ट्रीयताएं हैं। तो एक मजबूत राष्ट्रवाद का अभी भी भारत में उदय नहीं हुआ है। खासकर स्वतंत्रता संघर्ष और आंदोलन के दौरान हमारे कई महान राष्ट्रीय नेताओं ने का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास और उदय का विकास किया जाए, ताकि लोग अपने अलग अलग मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों से ऊपर उठकर एक सामान्य कानून, एक सामान्य सोच, एक सामान्य संस्कृति, एक सामान्य विचारधारा और सामान्य परंपराओं को अपने अंदर समेट सकें, अपने अंदर विकसित कर सकें। और जिसका मुख्य स्रोत स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। यानी कहने का मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो महान स्वतंत्रता संग्राम नेता थे, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जो है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख स्रोत माना। और यही आगे चलकर स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान के रूप में लोगों के सामने आया। कहने का मतलब जब भारत स्वतंत्र होने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय की जो बातें कही गई वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म या किसी एक संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि सभी भारत में निवास करने वाले अलग अलग धर्म, संस्कृति, भाषा को बोलने वाले लोगों के लिए समान रूप से सभी के लिए कही गई। इसलिए भारतीय संविधान ही भारत के राष्ट्रवाद को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद भारत ने सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की नीति अपनाई, ताकि लोग स्वयं अपना शासन कर सकें और लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। तो साथ ही भारतीयों के लिए एक कानून, एक भाषा, एक लोकतांत्रिक रीति रिवाज, मूल्य व संस्कृति को विकसित करने, अपनाने व मानने की दिशा में भी लगातार प्रयास किया जाता रहा है, ताकि भारत में एक मजबूत राष्ट्रवाद का उदय हो सके। वैसे व्यवहारिक तौर पर हम राष्ट्र, राज्य, राष्ट्रीयता और देश सबको एक ही रूप में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे अब आप लोग समझ गए होंगे कि राज्य अलग है, राष्ट्र अलग है और राष्ट्रीयता अलग है और देश भी अलग है। देश क्या है? देश एक भौगोलिक इकाई है जिसका अधिकांशतः प्रयोग भूगोल विषय में किया जाता है। भौगोलिक इकाई का परिचायक है देश। तो देश आपको भौगोलिक इकाई का प्रतीक है। राष्ट्र आपका आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक, नैतिक और भावात्मक प्रतीक है। और जो है राज्य आपका भौतिक प्रतीक है, जो संप्रभुता और सर्वसत्ता से युक्त होता है।
तो ये रहा राष्ट्र, राज्य और देश में अंतर। हाँ, ये नोट है, ये भी आप लोग जानकारी कर लीजिए, रखिए कि राष्ट्र राज्य का उदय कब हुआ। 15वीं व 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आंदोलन जो हुआ था, उससे जो धर्म लोगों में जो पुरानी परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उससे ऊपर उठकर ज्ञान का प्रसार हुआ। उससे ऊपर उठे लोग, संकुचित सोच और दृष्टिकोण से ऊपर उठे लोग। धर्म सुधार आंदोलन हुआ। धर्म सुधार मतलब धर्म की रूढ़ियों और परंपराओं को तोड़कर उसमें सुधार हुआ। लोग आपस में एक दूसरे से मिले और व्यापारिक और वाणिज्यिक क्रांति हुई। अब एक व्यापारिक और वाणिज्यिक क्रांति से एक देश के नागरिक दूसरे देश जाने लगे, आपसी मेल जोल बढ़ा और एक दूसरे से के संपर्क में आए। ये सब तत्व भी, खासकर ये तीनों तत्व, पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन और व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति, तीनों तत्वों ने 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए आज स्थिति ये आ गई है कि राष्ट्र और राज्य दोनों को एक ही मान लिया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा राष्ट्र और राज्य और देश में अंतर। हमें विश्वास है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दाब दीजिएगा। बेल आइकन के बटन में ऑल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का जानकारी नोटिफिकेशन आप सबको स्वतः मिल सके। तो दोस्तों, नमस्कार।